हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूं, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, डिक्सन टेक के बारे में। ये कंपनी का एनालिसिस करने का मेरा ख्याल क्यों आया, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स तो देखिएगा सवाल कर ही रहे थे। लेकिन बहुत बार आप लोग ये सवाल भी करते हैं कि सर जो हाई ग्रोथ कंपनीज हैं वो बहुत महंगी वैल्यूएशंस पर ट्रेड करती हैं, क्या वो जस्टिफाइड है या नहीं है। देखिएगा, डिक्सन टेक जो है अपने सेक्टर के अंदर एक हाई ग्रोथ बिजनेस के अंदर है और कंपनी की ग्रोथ बहुत बढ़िया है, बेहतरीन है, नो डाउट। लेकिन क्या वो प्राइस जस्टिफाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये तो देखिएगा मैं चर्चा इस पूरी वीडियो में करूंगा। आज भी शेयर्स, जब हम आज वीडियो बना रहे हैं तो लास्ट सेशन में 4% के आसपास की तेजी इसमें हुई है। रिटेल इन्वेस्टर्स का पसंदीदा शेयर है, एफआईआईज का भी पसंदीदा शेयर है, लेकिन कंपनी के प्रमोटर्स का पसंदीदा नहीं है। यानी कि कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग जो है बढ़ी नहीं है इस साल इस शेयर में। तो अल्टीमेटली उन्होंने वैल्यू बढ़ाकर जनरली अपना हिस्सा जो है निकाल ही लेते हैं। तो और जो प्रमोटर्स हैं, अगर उनका कॉन्फिडेंस ही नहीं बढ़ रहा और हाई ग्रोथ के साथ साथ, फिर क्या चैलेंजेस है ये देखना पड़ेगा। तो सबसे खास बात ये कि ये जिस सेगमेंट में है, ये मेडिकल इक्विपमेंट्स बनाते हैं, मोबाइल फ़ोन है, टीवी पैनल्स हैं, और मतलब हर सेक्टर में जो कंजम्पशन में वाशिंग मशीन है, तो इस सेगमेंट में ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग ओडीएम उस सेगमेंट में भी है। अपने खुद के गोदाम में, यानी कि स्टॉक कीपिंग यूनिट्स की मात्रा भी काफ़ी अच्छी है, एसकेयू। तो इन सब के बावजूद क्या ये वैल्यूएशन जस्टिफाई है या नहीं है, ये आपसे मैं पूछूंगा। मैं आपको कुछ चीज़ें बताना शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं बताता हूँ कंपनी की आरओई 21.9%। इसका मतलब क्या होता है, आपको आम बोलचाल की भाषा में समझाता हूँ कि कंपनी ने जो पैसे निवेश कर रखे हैं, यानी कि कंपनी के मालिकों ने जो पैसा इस कंपनी में लगाया था, जो आज की डेट में बैलेंस शीट वैल्यू है, उसमें जो प्रॉफिट आज तक उन्होंने कमाया, यानी कि कंपनी की जो शेयर होल्डर्स की वैल्यू है, यानी कि इक्विटी शेयर्स की फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम प्लस कंपनी के प्रॉफिट, जो सब मिलाकर आज 187 रुपये के हैं, उसके ऊपर ये कंपनी तकरीबन 22% प्रॉफिट कमाती है। ये 22% का प्रॉफिट कंपनी की मार्केट वैल्यू पर नहीं होता है, ये कंपनी की बुक वैल्यू पर होता है। तो मोटा मोटा आप देखेंगे कि अगर 200 रुपये के ऊपर, हम इसको भी 200 रुपये ले लेते हैं और उस पर 22% कंपनी कमाती है, यानी कि 44 रुपीज़। तो हमने इसको भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया एक साल के लिए आगे, तो तकरीबन 44 से 45 रुपये की ईपीएस बनती है। और हम और थोड़ा सा ग्रोथ को भी ले लेते हैं, तो हालांकि कंपनी 25-30% की रेट से ग्रो कर रही है, पर क्या ये ग्रोथ जारी रहेगी? अगर ये ग्रोथ जारी रहेगी अगले 15 साल, तो मैं मानता हूँ कि शेयर प्राइस जस्टिफाई है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस सेगमेंट में बहुत सारे प्लेयर्स आ रहे हैं और जो पीएलआई स्कीम का जो बेनिफिट कंपनी को मिला है, वो सब अब शायद बहुत, मतलब एक एडवांटेज जो है कोई एडिशनल नहीं आना, वो सब प्राइस्ड इन है। तो अगर हम उसको भी अगर कंसिडर कर लें, मान लीजिए कि ग्रोथ को भी वगैरह को भी, तो हम इसमें 16 रुपये की ईपीएस और दे देते हैं, यानी कि 60 रुपये की ईपीएस एक शेयर्स पर आती है। तो भी ये शेयर्स जो है तकरीबन 45 की पी पर बनता है, अगर मैं इसको 2 साल के आगे की फॉरवर्ड अर्निंग्स पर भी ले लूँ। तो कुल मिला के कंपनी बढ़िया है। तो वैल्यूशंस वाइज आज भी 45 की पी पर है। ग्रोथ अगर नहीं हो, और हमने इसको तकरीबन अगले 1 साल हमने इसने ले लिया है उस प्राइस के अंदर, तो 45 साल लगेंगे इसको। और ये जो सेक्टर है इस सेगमेंट में, मुझे पर्सनली ऐसा एक्सपीरियंस है, बहुत सारे प्लेयर्स आए, ओनिडा और क्या नाम है, मतलब है अभी भी, या वीडियोकॉन या बाकी प्रोडक्ट, पैनासोनिक, बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, सोनी इंडिया में है, कुछ इंडिया से बाहर है। बट इस सेक्टर में कभी ऐसा नहीं देखने के लिए मिला कि एक सस्टेनेबल मूव के अंदर, अदर देन फिलिप्स, कि कोई बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएशन अगले 30 साल या 40 साल के पैटर्न पे। क्योंकि ये जो बिज़नेस है, ये ऐसा बिज़नेस है, इसमें कब कौन सी चीज़ ऑब्सोलीट हो जाए पता नहीं चलता। जैसे आप लोग देखते हैं, पहले हम वीसीआर वीसीपी देखते थे, उसके बाद भाई साहब डीवीडी प्लेयर्स आए। अब आज की डेट में डीवीडी प्लेयर्स लोगों के घर में रखे हुए हैं। तो टेक्नोलॉजी आती है, बदल देती है। बल्ब्स थे, नॉर्मल बल्ब यूज़ करते थे, अब एलईडी बल्ब से। वॉशिंग मशीन यूज़ कर रहे हैं, देखिएगा सेक्टर, लेकिन उसमें भी टेक्नोलॉजी बदल जाती है। मोबाइल फ़ोन में भी टेक्नोलॉजी, देखिए कहाँ से हम कहाँ पर कुछ स्मार्टफोन में आ गए, अब आगे क्या होगा ये पता नहीं है। तो इस तरीके की जो सेगमेंट में टेक्नोलॉजी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो बहुत बार जो है ऐसी चीज़ें सामने आती हैं जो आपने एंटिसिपेट नहीं की है।
तो ऐसी कंपनी में क्या 50 के आसपास की पी रेशो बनी कि 45 में, तो फॉरवर्ड पे अगर प्रेजेंट में अगर अभी आप देखोगे तो कंपनी की जो पी है वो 70 के आसपास है। तो मैंने तो फॉरवर्ड अर्निंग्स को ले लिया है। अगर हम बात करें कि भाई इसका जो बिजनेस है, तो बिजनेस जानदार है नो डाउट, और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में, लाइटिंग में, होम अप्लायंसेज में, मोबाइल में है, सिक्योरिटी सिस्टम में है, तो कुल मिला के कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करें कि डिक्सन टेक का पी है 70, डिविडेंड यील्ड 0.07, मार्केट कैप भी कोई बहुत बड़ी नहीं है 16,658, लेकिन ये बिजनेस कैपिटल इंटेंसिव है, इसमें पैसा डालते जाओ और काम करते जाओ। अब ये शेयर्स अगर हम पहले देखें तो ये शेयर 5,000 से भी ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आया। तो बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, अगर ये कंपनी रिटर्न्स देती रही, ग्रोथ देती रही अगले 2-3 साल में, तो शायद ये पुराने प्राइस भी आ सकते हैं। बट मेन डिपेंड करता है मार्केट कंडीशन में और ग्रोथ में। तो अब यहाँ पर हाले कोई श्योरिटी नहीं है। अब मुझे जो चीज़ें परेशान करती है वो बताता हूँ। इस पूरे सेगमेंट में आप मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स क्या होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स का मतलब होता है कि जो आपने माल बनाया और जो उसको बेच के केवल कोर बिजनेस से आपने क्या पैसा कमाया बिफोर इनकम टैक्स, बिफोर इंटरेस्ट पेमेंट। तो आप केवल 5% कमा रहे हो, उसमें से कुछ इंटरेस्ट चला जाएगा, फिर टैक्स चला जाएगा, तो आपके हाथ में अल्टीमेटली क्या आ रहा है? आपके हाथ में तकरीबन 2-2.5% आ रहा है, यानी कि जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो 2-2.5% के आसपास है। तो आपका बिजनेस में ग्रोथ भी होती रहेगी, टॉप लाइन ग्रोथ भी करती रहेगी, तो भी आप प्रॉफिट परसेंटेज नहीं इंप्रूव कर सकते और प्रॉफिटेबिलिटी में वो शायद इम्पैक्ट ना करे। तो उन सब वैल्यूशंस को अगर हम ध्यान से रखें तो कोई ऐसी जो चीज़ जो हमें अट्रैक्ट करती है वो केवल ग्रोथ है कि कंपनी पिछले 10 साल में 40% से ग्रो कर रही थी। आप देखिएगा 10 साल में 40 थे क्योंकि बेस कम था और पेनिट्रेशन थी। 5 साल में आ गया 32% पे, 3 साल में आ गए 44 पे। ये 3 साल में 44 में PLI का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। 3 साल में PLI का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो अगर हम इसको मान के चले कि 32%, तो मुझे आगे चल के ये एंटिसिपेशन है कि कंपनी 17-18% से ज़्यादा की रेट से ग्रो नहीं कर पाएगी, क्योंकि इस पूरे सेक्टर में जो चैलेंजेस है। तो ऐसे सेक्टर में इस तरीके की कंपनीज की फेयर वैल्यूएशन क्या निकलनी चाहिए? मुझे लगता है कि इन सब के बावजूद, सब चीज़ों को कंसिडर करने के बावजूद 17-18% के आसपास की मान लीजिएगा अगर आप ग्रोथ भी लेते हैं और कंपनी की बेसिक कैपिटल स्ट्रक्चर को देखें तो 25 से ज़्यादा की पीई जो है मुझे नहीं लगता कि इस तरीके के शेयर्स में निवेशकों को देनी चाहिए। ये मेरे व्यक्तिगत मत है, आपके जो है डिफरेंट भी हो सकते हैं, क्योंकि मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स के फ्रंट पर कंफर्टेबल नहीं है, नेट प्रॉफिट मार्जिन्स पर कंफर्टेबल नहीं हूँ मैं। हालांकि कंपनी ने देखिएगा ग्रोथ जो है पिछले 2-3 साल में बड़ी जबरदस्त तरीके से की है। तो जो क्योंकि लो बेस था, पहले 2-3 करोड़ का प्रॉफिट कमा सकते थे, तो वहाँ से अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको एक ग्रोथ परसेंटेज टर्म से बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। बट क्या अब एक हाई बेस के ऊपर ये ग्रोथ मेंटेन हो सकती है? वहाँ पर हमें चैलेंजेस लग रहे हैं। बैलेंस शीट की साइज़ की बात करें तो केवल 1100 करोड़ के आसपास की मतलब शेयर होल्डर फंड की वैल्यू है और कंपनी आज मिल रही है 15,000 करोड़ के आसपास। तो वैल्यूशन वाइज भी एक महंगी है। और दूसरा कंफर्ट हमारे को कहाँ से नहीं आ रहा है? दूसरा कंफर्ट हमें नहीं आ रहा है प्रमोटर्स की होल्डिंग से। देखिए कि प्रमोटर 36% होल्ड करते थे मार्च 2020 में, फिर उन्होंने थोड़ा घटाया, फिर थोड़ा घटाया, फिर थोड़ा घटाया और घटाते घटाते अब 34.06 पर आ गए। इसका मतलब क्या है कि अगर इतना बढ़िया बिजनेस है तो भाई प्रमोटर्स को तो स्टेक बढ़ाना चाहिए, घटा क्यों रहे? और इन्वेस्टर्स तो देखिएगा स्टेक बढ़ाएंगे और रिटेल का भी 30% हिस्सा है। और मुझे ये लगता है कि ये शेयर्स अभी भी स्लाइटली ओवर वैल्यूड है और अगर इसमें किसी भी तरीके पे ग्रोथ पे डेंट पड़ा, मान लीजिएगा ग्रोथ हम जो एंटिसिपेट कर रहे हैं 17-18%, क्योंकि ये ग्रोथ घट के 8-9% पे आ गई और या नेगेटिव हो गई, तो भाई शेयर्स का प्राइस आधा होने में भी टाइम नहीं लगाता है। तो मेरा जो आकलन है वो केवल आपको एजुकेट करने का है, मेरी कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। बहुत सारी चीज़ें जो मैंने आपके साथ चर्चा की, जैसे ऑपरेटिंग मार्जिन्स की, नेट प्रॉफिट मार्जिन्स की, ग्रोथ की वजह से शेयर्स के प्राइस इफेक्ट होते हैं। सेक्टर में भी जो चैलेंजेस हैं वो रहते हैं, नए प्लेयर्स भी आते हैं और इस पूरे सेक्टर में कोई बहुत हमने किसी बहुत बड़ी कंपनी की कोई ग्रोथ जो है सस्टेनेबल बेसिस पे नहीं देखी। हालांकि कुछ कंपनियां जो है एयर कंडीशन बिजनेस में, जैसे ब्लू स्टार जैसी कंपनियों ने अच्छी, आज से अगर 3 साल पहले, अगर पिछले 3 साल को हटा दो तो बहुत अच्छी वेल्थ वो क्रिएट करते हुए नजर आए हैं और बैलेंस शीट साइज में भी। तो भी वो जो शेयर्स है वो उस समय पर कर रहे थे जिस समय पर कंपटीशन नहीं था। और अब जो चैलेंजेस है देखिएगा, आज से मतलब अगर आप 10 साल पहले जाएँ तो AC के मैन्युफैक्चरर केवल 10 प्लेयर्स थे, मतलब
आज की डेट में इंडिया में कम से कम 60 प्लेयर्स ऐसे हैं जो एयर कंडीशंस की मैन्युफैक्चरिंग में है, कम से कम 60 प्लेयर हैं। तो जो पेनिट्रेशन है लेवल था पहले और जो इकोनॉमी का साइज था उसके हिसाब से उस सेक्टर में बहुत स्कोप था। और यहाँ पे जिस सेगमेंट में ये कंपनी है, टेक्नोलॉजी बदल जाती है, टीवी में कल टेक्नोलॉजी बदल जाएगी, मोबाइल में बदल सकती है। तो जो आपने सेटअप किया है, जो मैन्युफैक्चरिंग की है, तो जो टेक्निकल नो हाउ की वजह से भी जो है चैलेंजेस रहते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसी कंपनीज की जो फेयर वैल्यूशन है इंक्लूडिंग ग्रोथ 25% से ज़्यादा की पी रेशो मुझे जस्टिफाई नहीं लगती है। और मुझे तो अगर मैं अपने पर्सनल पोर्टफोलियो में डालूँ तो मैं कम से कम ऐसे शेयर्स की वैल्यूशन 15 से ज़्यादा की पी मैं शायद जस्टिफाई भी ना करूँ। तो आपका क्या आकलन है, आपको क्या लगता है कि कितनी पी जस्टिफाई होनी चाहिए इस कंपनी में? कोई और चैलेंजेस भी क्या इस कंपनी को मिल सकते हैं, या मेरा जो आकलन है वो आपको लगता है कि नहीं सर ये ग्रोथ तो 40% करती रहेगी? ऐसे कितने लोग मानते हैं? आप अपने कमेंट के माध्यम से जो है मुझे बताइएगा, क्योंकि आप भी जो सोचते हैं समझते हैं वो दूसरों तक पहुँचे, तो उससे क्या होता है कि एक अच्छा जजमेंट जो है निवेशक ले सके। और क्योंकि पैसा आपका है, रिटर्न्स आपको मिलेगी, पैसा आप लगाओगे, अगर शेयर का प्राइस नीचे जाता है लॉस आपको होंगे। तो इन सब चीज़ों को वैल्यूट करना चाहिए। तो इवैल्यूट करते वक्त देखिएगा हम कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं, कुछ चीज़ों को पॉजिटिव ले लेते हैं। तो देखिएगा नज़रअंदाज जिन चीज़ों को कर सकते हैं आप कि भाई सारे पॉजिटिव ग्रोथ हो सकता है मेंटेन कर लें। ये जिस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकते वो प्रमोटर शेयर होल्डिंग भैया क्यों घट रही है। इसके अलावा भी जो पीरियड्स हैं, इन्वेंट्री के पीरियड्स की भी अगर हम बात करें तो तकरीबन डेटर्स भी कोई ऐसा नहीं है कि 5-10 दिन में पैसा देते हैं। 46 डेज के आसपास की इन्वेंट्री, 46 डेज में पैसा मिलता है, इन्वेंट्री भी 40 दिन गोदाम में रहती है। तो इसके अलावा कैश फ्लोज देखिएगा पिछले 2-3 साल में काफ़ी अच्छे बेहतर इन्होंने जनरेट किए, बट वो तभी तो प्राइस जो है आया है और लो बेस से जो है जनरेशन हुई है। तो कुल मिलाकर आप अपना व्यू जरूर दीजिएगा, बट मुझे लगता है कि शेयर ओवर प्राइस्ड है, ये मेरा आकलन है। और मुझे लगता है कि इस तरीके की कंपनी मैं अपने पोर्टफोलियो में डालने की अगर सोचूं तो हालांकि इंडिया में इस कंजम्पशन में डिमांड रहेगी, बट ये डिमांड नहीं रहेगी कि 30% या 40% ही कंपनी ग्रो करती रहे जिसके हिसाब से आज की डेट में इसको वैल्यूशन मिल रही है। मुझे मैक्सिमम टू मैक्सिमम 17% से ज़्यादा की ग्रोथ नहीं लगती, वो भी 2 या 3 साल के लिए। और अगर 10, 15, 20 साल की रेशियो पे देखोगे तो 6-8% बिलो 10 आप लगा लीजिए, बिलो 10 के नीचे ही मुझे ग्रोथ लग रही है। तो बहुत बार क्या होता है कि हम जो इन्वेस्टर्स हैं वो हाई ग्रोथ बिजनेस के अंदर पैसा डाल देते हैं और ग्रोथ मिसिंग हो जाती है, और जैसी ग्रोथ गायब होती है शेयर का प्राइस टूट जाता है और फिर आप उम्मीद करते हो कि वो पुराना प्राइस ही आना चाहिए। जैसे इस शेयर में भी शायद ऐसा ही आपको देखने के लिए मिले। तो आपको ये एनालिसिस कैसा लगा जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।